आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, हरियाली को जीवन सजाएं, प्रदूषण को जड़ से मिटाएं, एक स्वच्छ कल का नींव सजाएं। पर्यावरण दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है, अपितु ये सोचने का समय है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे हम अपनी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के इस विशेष दिन पर कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश अत्री जी, जो कि पर्यावरण विभाग, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर सुरेश अत्री, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे ये सौभाग्य है कि मैं डीडी हिमाचल के सभी श्रोताओं से मुझे मुताकिब उनके साथ मिलने का, उनसे बात करने का, उनको जागरूक करने का मौका मिला। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। जी डॉक्टर सुरेश, जिस तरह से आज का दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लोगों के लिए, और जब हम देखते हैं अपने आसपास में तो हर कोई उत्साह के साथ आज का दिन मना रहा है, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जानते हैं, और हर कोई अपनी सहभागिता इसमें दे रहा है। जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 से मनाया जा रहा है। 52 वर्ष पहले यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जब सभी संघीय जो हमारे राष्ट्र जो हैं 143 साथ बैठकर इस बारे में चिंतन कर रहे थे, उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है पूरे विश्व भर में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए, पर्यावरण चिंतन के लिए सारे लोगों को इसके प्रति जो बढ़ती जनसंख्या है, विकास बढ़ता हुआ और प्रदूषण जो बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण में किस तरह से रखा जाए, उसके प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तब से निरंतर सभी देश, लगभग 143 देश पूरे विश्व भर में इस संगठन में मिलकर इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, जो हर वर्ष किसी न किसी राष्ट्र के अंदर जो है वो ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर उसको मनाने का निर्णय लिया जाता है। और इस वर्ष साउथ कोरिया में ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो किया जा रहा है। ये 16 जून तक चलेगा, और भारत को भी 4 बार पहले ये कार्यक्रम करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे सभी जिला स्तर के कार्यालयों में, जिला स्तर के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, वो सभी जितने भी बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी मिलकर इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपनी प्रकृति को संजोने के लिए विशेष तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। जी, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। जब हम आने वाली पीढ़ी को किसी काम में जोड़ते हैं तो वो कार्य लगता है कि पूरा हो ही जाएगा। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के कार्यक्रमों की आपने बात की और जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, तो इसमें थीम जो रहती है, हर वर्ष एक थीम दी जाती है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे कि थीम क्या है और साथ ही साथ उसका अभिप्राय क्या है। देखिए, इस वर्ष का जो थीम है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, कि वैश्विक एक चिंता जो है वो प्लास्टिक की वजह से बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि टनों के हिसाब से प्लास्टिक का कचरा जो है, जिसे हम अपनी दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं, और हम उसके बिना आज के दिन नहीं रह सकते हैं। प्लास्टिक का इतना प्रचलन बढ़ा है हमारे जीवन यापन में, और ये सारा प्लास्टिक जब कचरे के रूप में प्रोड्यूस होता है, जब इसके प्रबंधन की चिंता होती है, जब इसको डिस्पोजल करने की जब बात आती है, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो सैकड़ों हजारों वर्ष तक जो है वो हमारे इस पर्यावरण में बना रहता है और गलता और सड़ता नहीं है, जिससे
इसका जो भारी प्रदूषण जो हमारे समुद्री जीव जंतु हैं, नदी नाले हैं, जो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसमें जब ये पड़ा रहता है कई वर्षों तक, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है। और इसकी वजह से आज मानव जाति के अलावा कई प्रकार की जो जीव जंतु हैं, कई प्रकार के जो प्रजातियां हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। मैरीन लाइफ में अगर समुद्री जीव जंतुओं की बात करूं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये प्लास्टिक है, वो तो इसे भोजन समझकर खा जाते हैं। कछुए, मछलियाँ, कई प्रकार के जीव जंतु जो समुद्र की सतह पर रहते हैं, जो हमारे जो मानव जीवन है जिसको बनाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए सहयोग करते हैं, उसको ख़त्म करने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा एक रोल है। और इसीलिए पूरे विश्व भर में आज ये चिंता का विषय बना है। इसीलिए इसको जो थीम दिया गया है, इससे पहले भी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का एक थीम दिया गया था। रिपीटेडली अब ये एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली ये थीम दिया गया है कि पूरे विश्व भर को जागरूक किया जाए कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, जो प्लास्टिक का जो ये प्रदूषण है, इसको कंट्रोल करना, इसको ख़त्म करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जी, जब हम अपने आसपास की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है काफ़ी हद तक बैन हो चुका है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी इसमें सहभागिता दे रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को? क्या हमारे एंड पर जो हम एक तरह से इनिशिएटिव कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी है? देखिए, हर कार्यक्रम में राज्य सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, यहाँ पे वर्ष 1995 से हमने प्लास्टिक को बैन करना शुरू किया। नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट राज्य सरकार के द्वारा इनेक्टेड किया गया और जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट, जो गार्बेज कंट्रोल एक्ट बनाया गया, इसके तहत सबसे पहले जो रिसाइकल्ड कैरी बैग्स थे, जो प्लास्टिक के जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते थे, उन्हें बैन किया गया। उसके बाद से ये लगातार जर्नी आज तक चली आ रही है और कई प्रकार के जो मटेरियल जो जैसे सिंगल यूज में, जिनको हम सिर्फ एक बार में यूज़ करते हैं और एक बार इस्तेमाल करके उसको कचरे के रूप में फेंक देते हैं, इस तरह के प्लास्टिक को बैन किया। उसमें प्लास्टिक कटलरी, और आज विशेष तौर पे मैं जो जून महीने में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, 500 मिलीलीटर तक की जो पेट बॉटल्स जो हैं पानी की, उन्हें सरकारी कार्यालयों में, किसी भी प्रकार की मीटिंगों में, प्रदेश के जितने भी होटल्स हैं पर्यटकों के लिए, इन सभी में उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक प्लास्टिक और चला है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के नाम से जो प्रचलित है और लोग उसमें ये क्लेम करते हैं कि ये प्लास्टिक गल जाता है कुछ समय के बाद। उस प्लास्टिक में भी ये बहुत बड़ा एक जो बायोडिग्रेडेबल के नाम से जो जाना जाता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जो साइंटिफिक जो उसके पीछे बेसिस हैं वो ये हैं कि वो केवल 6 महीने अगर सॉइल में पड़ा रहेगा एक पर्टिकुलर तापमान की स्थिति में, और वो तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच में रहना चाहिए लगातार जी। और वो सॉइल में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का हमारा कोल्ड रीजन है, हिमालयी रीजन है, और वहाँ पे ये टेम्परेचर, ये तापमान जो है हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक जो है उसी तरह से ढलानों में पड़ा रहता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक और भी निर्णय लिया गया, आगे बढ़कर पूरे विश्व भर में प्रथम बार बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, तापमान को नज़र रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से इसको भी प्रतिबंधित हिमाचल प्रदेश में किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और इस तरह के जो प्रतिबंध किए जाते हैं, ये लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किए जाते हैं और इसमें जन सहभागिता बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आप आम जनता, आम लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे, ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी जो है उसमें अपनी सहभागिता दें। डॉक्टर सुरेश, जब हम बात करते हैं चुनौतियों की, तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य किया जाए तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं। ऐसे में जब हम पर्यावरण के संबंध में बात करते हैं तो हम किन किन चुनौतियों को देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर हम अपने राज्य स्तर पर उन चुनौतियों की बात करें? देखिए, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे जो लगता है कि जो वर्तमान में सबसे बड़ी जो चुनौती जो पर्यावरण से संबंधित है वो जलवायु परिवर्तन है।
हमारे यहाँ जो प्रदूषण जो फैलता जा रहा है, चाहे वो वाहनों से प्रदूषण फैल रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसी से जो प्रदूषण फैल रहा है, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और बढ़ता तापमान हर तरह से पर्यावरण को जो क्षति जो है पहुंचा रहा है। मेरा अपना मानना है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत गहरा चिंतनीय विषय है और इसके प्रति हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। प्रकृति को संजोए रखने की ज़रूरत है। अगर ये प्रकृति नहीं बचेगी तो हम कोई भी नहीं बचेंगे। प्रकृति रक्षति रक्षितः, जो कहा जाता है कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगी। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। ये बहुत अपने आप में बहुत ज़रूरी एक संदेश जो है सभी को मिलना चाहिए। जी, और जलवायु परिवर्तन के हम देख ही रहे हैं आजकल में किस तरह से मौसम में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब हिमाचल की बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ऐसे में किस तरह के प्रभाव जो हैं हम आसपास में देखते हैं अपने पर्यावरण में, और साथ ही साथ सरकार द्वारा किस तरह के कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं इससे बचने के लिए? जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बढ़ता तापमान है। और बढ़ते तापमान से जो सबसे बड़ा हमारे जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे जो बढ़ते तापमान से वैश्विक जो तापमान जो बढ़ रहा है उससे 1 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे एक सिर्फ बारिश होने में या बारिश ना होने में उसका बदलाव नहीं है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है, जो हमारे जो बागवानी है, जो हमारे जो जल स्रोत हैं, जो हमारे वन हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हमारा पर्यावरण के प्रति जो हमारा जो एक जलवायु के साथ जो एक जुड़ाव है, अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो पर्यावरण की संरक्षण को पूरा का पूरा जो है उसमें घाटा जो उसमें जो पूरा का पूरा जो खतरा जो है वो बनता है। तो मेरा ये मानना है कि जल वायु जो आपके जो वन है उनका संरक्षण तभी होगा जलवायु जो है अगर सही रहेगी। जी, एक सिद्धांत रहता है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर इस सिद्धांत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के संदर्भ में, जब हम बहुत सारी चुनौतियों की बात करते हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, या फिर हम अपने राज्य की बात करें। आपने बहुत सारी समस्याएं हमें बताई और बहुत सारे हमें ज़रूरत है कि हम उस पर कार्य करें। ऐसे में ये जो 3 चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ी भी कर सकती है, हम सभी मिलकर कर सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीनों शब्द अपने आप में 3 R's का रूप लेके चलते हैं जी। और जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, तो जब कचरा प्रबंधन की बात आती है, तो इन तीनों शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो एक रोल है। आपको सर्वप्रथम तो कम इस्तेमाल करना चाहिए, कचरा कम से कम पैदा करना चाहिए। अगर आप कम से कम कचरा पैदा नहीं करेंगे, रिड्यूस अगर नहीं करेंगे अपनी हैबिट्स को, तो कचरा बढ़ेगा। तो उसे आप किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं, ये आपके अंदर व्यक्तिगत सोच जो है आपकी उसकी तरफ होनी चाहिए। रीयूज़ करने की होनी चाहिए कि किसी भी तरह के अगर कोई प्लास्टिक की बकेट है, प्लास्टिक की अगर आपकी कोई बॉटल है, तो उसको किस तरह से हम रिसाइकल करके उसको कैसे हम वापस उसको जो है लंबे समय के तक उसको पर्यावरण की संरक्षण के प्रति जो है उसको यूज़ कर सकें, हम उसको कैसे हम इस्तेमाल में उसको लंबे समय तक जो है रख सकें ताकि वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए कचरे के रूप में ना जाए। तो वो एक रिसाइकल का एक माध्यम बन जाता है। तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल ये अपने आप में पर्यावरण में जो कचरा प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों विषय हैं जी। और ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे अप्लाई भी किए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार इन तीनों जो कार्यक्रम है इनको आगे बढ़ाने में बहुत जो है विभाग का भी सहयोग कर रही है और आम जनता को इसके प्रति जागरूक भी कर रही है। जी, आपने आम जनता की बात की डॉक्टर सुरेश, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कितना सजग पाते हैं आप लोगों को आसपास में। जब हम पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करते हैं तो कितना ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं? देखिए, आज भी विश्व पर्यावरण दिवस पे बहुत राज्य स्तर पे पूरे राज्य में जो है कार्यक्रम हुए हैं, जिला स्तर पे कार्यक्रम हुए हैं, ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम हुए हैं और सभी में आम जन का बहुत सहयोग इस कार्यक्रम में रहता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सहयोग जो है पूरे वर्ष पर बना रहे और निरंतर बना रहे
ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है वो मिलता रहे। जी, आपने ये बहुत ही अच्छी बात की कि पूरे वर्ष और ये चलता रहे निरंतर, हम एक दिन तक सीमित ना रहें। मेरा अगला प्रश्न भी आपसे यही था कि क्या हम केवल एक दिन तक ही कुछ चीज़ों को सीमित कर देते हैं? क्या हमारा दायित्व उससे आगे बढ़कर कुछ भी नहीं है? पक्के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि एक दिन भर से सेलिब्रेट करने से, उसे किसी दिवस के रूप में मनाने से ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। ये निरंतर प्रयास में, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल निरंतर करते हैं, हम रोज़ उठते हैं, रोज़ अपना कार्य में जाते हैं, उसी तरह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी हमारी सोच, जिस तरह से हम रोज़ सांस लेते हैं, ये सांस कहाँ से लेते हैं, कौन सी शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिल रही है, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इस प्रकृति को हम क्या दे सकते हैं, हम इसके प्रति किस तरह से अपने आप को उसकी सेवा में रत रख सकते हैं, ये एक निरंतर प्रयास की बात है और ये निरंतरता इसमें बहुत आवश्यकता है। अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उस पौधे को बड़ा होते देखना और हवा देते हुए देखना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, और ये अनुभव भी मुझे लगता है बहुत ही अलग होता होगा कि जब आप किसी चीज़ को स्वयं लगाते हैं और उसके बाद उसको पनपते हुए देखते हैं। जी। डॉक्टर सुरेश, बात की जाए व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं पर्यावरण को और सुरक्षित करने में, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी हमें देख रहे हैं, और स्वयं आप किस तरह के प्रयास करते हैं? जी, मैं क्योंकि आज प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर ग्लोबली बात की जा रही है तो मैं उसी से इसको बात को प्रारंभ करूंगा कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पर्यावरण संरक्षण के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे ये प्रचलन है कि हम कचरे को जो है वो मिक्स कर देते हैं। अपने स्तर पे अगर हम कचरे को अगर पृथक करने में, उसको सेग्रीगेट करने में भी कंट्रीब्यूशन करें कि प्लास्टिक का कचरा हम जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है, जो सब्जियां हैं या हमारा जो गलने सड़ने वाला जो कूड़ा है, अगर उसके साथ उसे मिक्स ना करें तो मैं ये समझता हूँ कि भी ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए, पोल्यूशन प्रबंधन के लिए, कंट्रोल के लिए जो है उनका हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो सेग्रीगेशन के ऊपर फोकस करें और जब भी आपके यहाँ से कचरा प्रबंधन के लिए लोग कचरा उठाने के लिए आपके घरों तक आते हैं तो आप वो जो सेग्रीगेटेड कचरा है उसको सेग्रीगेटेड वे में उसको उनको आप हैंडओवर करें और ये इंश्योर करें कि ये जो कूड़ा है वो उचित प्रबंधन के लिए, वो डिस्पोजल के लिए जो है उनके द्वार से आगे बढ़े। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी समाज का हिस्सा हैं और यदि हम अपनी भागीदारी देंगे तभी ये सुनिश्चित हो पाएगा कि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। जैसे कि आपने कहा कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने कूड़े को अलग अलग तरह से दें, उसे सेग्रीगेट करके दें जिससे कि हमें ही फ़ायदा हो। ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है हर किसी के व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे आपने कहा। बात की जाए युवाओं की, जो कि हमारे देश का भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, इन्हें कितना ज़रूरी है जागरूक होना, जागरूक करना, ताकि आने वाले समय में ये अपनी भागीदारी दे सकें अपने इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को सुरक्षित करने में? देखिए, युवाओं का जुड़ाव पर्यावरण के प्रति होना बहुत आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि युवा हमारा भविष्य है और अगर युवा पूरी तरह से एजुकेटेड है, शिक्षित है, पर्यावरण के प्रति सचेत है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा भविष्य बिल्कुल जो है वो सेफ है, बिल्कुल सेफ हैंड्स के अंदर है। और इनकी जागरूकता पर्यावरण के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। ये युवा अगर कचरा प्रबंधन या एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण प्रबंधन, किसी भी तरह से जो भी छोटे छोटे स्तर पे अपने कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई भी पौधारोपण का कार्य है, गाड़ियां कम यूज़ करने के लिए जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसमें युवा वाहिनी जो है ये बहुत बड़ी एक फोर्स बन के इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो लोगों को गांव-गांव के स्तर तक जो है, क्योंकि हमारे युवा जो है, जो हमारा जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा स्तर है। और जब युवा शिक्षित हैं तो उन्हें अगर पर्यावरण के प्रति भी शिक्षा जो है वो पूरी तरह से मिलती रहे तो वो अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है इस
पर्यावरण संरक्षण में जो है बड़े अच्छे से जो है वो दे सकते हैं। तो युवाओं का जागरूक होना पर्यावरण के प्रति जो है बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं को कचरा प्रबंधन में, जल संरक्षण में, वन संरक्षण में, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में और जलवायु परिवर्तन की अडेप्टेशन और मिटिगेशन, जिसमें अनुकूलन कि आप जैसे भी तापमान आगे बढ़ रहा है उस तापमान के प्रति जो है जो इसमें तापमान में वृद्धि हो रही है उसको किस तरह से हम अडेप्ट करके अनुकूलन करके उसके अनुकूलना करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बढ़ते तापमान में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, और दूसरा कि हम इस बढ़ते तापमान को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें युवा पीढ़ी जो अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर सकती है। वो इनोवेटिव हैं, वो बहुत ही नवाचार से पूरे हैं और वो नए नए सोल्यूशन जो है वो सरकार को भी दे सकते हैं। जी, तो क्या इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा सकते हैं जिसपे जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं बहुत तरह के आइडियाज़ दे सकते हैं, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे हम कहीं विद्यालय स्तर पर या फिर हायर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर? बिल्कुल, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के अंदर लगभग 4000 इको क्लब जो हैं, जिनमें हर इको क्लब में 50 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हर स्कूल में प्रदेश के एक इको क्लब बना है जो पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो अनुकूलन के जो कार्यक्रम हैं उनको चलाया जाता है। युवाओं को शिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे पूरी तरह से पर्यावरण प्रबंधन के प्रति शिक्षित होते हैं, और वो इतने बड़े स्तर पे लगभग 50,000 से ज़्यादा जो बच्चे हर वर्ष जो है पर्यावरण की जितनी भी गतिविधियां जो कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें अपना सहयोग जो है वो कर रहे हैं। जी, तो एक भागीदारी जो है हमारी युवा पीढ़ी की साथ साथ में हमें मिलती जा रही है। बात की जाए सतत जीवन शैली की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है जब हम पर्यावरण की बात करते हैं। तो थोड़ा इस पे भी हमें बताएं कि ये क्या है और किस तरह से महत्वपूर्ण है। सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब जो है एक आपस में सामूहिक जो विषय है, उसमें जो सतत जो अपना जीवन यापन होना चाहिए, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आदमी की होनी चाहिए, जो लाइफस्टाइल आदमी का होना चाहिए, वो बहुत ही साधारण और प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि हम जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतने ही हम अपने जो कार्यक्रम है, जो अपने जो जीवन है, उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसको सततता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें कम से कम बिजली का उपयोग करें। आप जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बिजली को बंद रखें। आप वाहन का अनुचित प्रयोग ना करें। आप कम से कम जो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वाहन प्रयोग ना करके साइकिल से चलें। आप पानी का जो नलका है उसे बंद रखने का प्रयास करें, उसमें व्यर्थ पानी उससे ना गिरे। आप पौधारोपण करें अपने आसपास, जितने भी आपके खाली जगह हैं जहां आप पौधे लगा सकते हैं आप पौधारोपण करें। आप कचरा जहां भी गिर रहा है तो दूसरे को भी समझाएं और उसको कचरा बिखेरने से उसको मना करें। आप सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां जो सरकार निर्धारित करती है, उनको इम्प्लीमेंट करने में एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप आगे बढ़ें और सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आगे आएँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये छोटे छोटे कार्य भी अगर हम सब करें तो हम बहुत आगे जो है अपनी प्रकृति को संजोने में जो है अपना रोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जो है कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से रिलेटेड और अन्य जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम खेतों में ना गिराएं, हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा जीवन यापन अपना बनाएं कि हम जो फास्ट फूड है उसकी प्रैक्टिसेस को छोड़ें और मिलेट्स के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर ये मोटे अनाज के साथ हम जुड़ेंगे तो हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, और प्रकृति के साथ जब हम जुड़ेंगे तो एक सस्टेनेबल, एक सतत जीवन यापन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जी,
तो यदि हम अपने पारंपरिक जीवन शैली को पूरी तरह से अपनाते हैं तो एक हम सुख समाज की कल्पना कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी बच सकता है। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आज अपना एक महत्वपूर्ण संदेश देते जाएं, किस तरह से वो भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं इस पृथ्वी को, इस सुंदर पर्यावरण को बचाने में। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे। प्रकृति रक्षिति रक्षतः। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि 2031 तक जो एक रिसर्च कहती है कि बड़ी बिल्लियाँ जो बाघ शेर जो हैं वर्ष 2031 तक विलुप्त हो जाएंगे। हमारे जिराफ जो हैं जो जंगलों में रहते हैं केवल 1,17,000 ही बचे हैं। पिछले वर्ष से ये 30% और इस वर्ष कम हो गए हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीशीज़ जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। समुद्री जीव जंतु जो हैं विलुप्त हो चुके हैं। इनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति आप सब की रक्षा करेगी। जी डॉक्टर सुरेश, आज आप कार्यक्रम में आए और पर्यावरण से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा के लिए और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमने बात की विश्व पर्यावरण दिवस पर। ये दिन केवल एक तारीख तक न रह जाए, हम सभी की भागीदारी इसमें हो तभी हम एक स्वच्छ और सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।